Hello and welcome to Anima Talks, our very own Anima Anatomia podcast, which is powered by Caspian International School of Medicine. So today we have an esteemed guest, Dr. Abhijit Kumar sir. So sir, कैसे हो आप? How are you? मैं बढ़िया. आप बताइए क्या हाल चाल. हम भी बढ़िया है सर, बिल्कुल. So would you kindly allow us walk us through your journey? How was your journey till here? Sure. So as you all know me, myself Dr. Abhijit Kumar. So मैंने अपनी ग्रेजुएशन कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी अलमाटी कजाकिस्तान से की है, जहाँ पे टेम्परेचर -20 डिग्रीज है और यहाँ पे बैक्टीरिया भी 2 बार सोचेगा जिंदा रहने के लिए. उसके बाद मैंने सबसे जो लेजेंडरी एग्जामिनेशन है दैट इज FMG ऑफ कोर्स वो क्वालिफाई किया, क्योंकि जब मैं -20 डिग्री सर्वाइव कर सकता हूँ, फॉरेन फूड सर्वाइव कर सकता हूँ, फॉरेन कल्चर सर्वाइव कर सकता हूँ, तो फिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो सर्वाइव करनी. बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. उसके बाद देन आई डिड माय इंटर्नशिप फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल. तो दैट 12 months of complete rotatory internship was like hell actually. Then I went to Rajasthan for doing my master's degree, and yes, I traveled from snow to smog to sand. So Almaty se Delhi, Delhi se Rajasthan. That was all about my journey till here. So it was never a straight line. बहुत सारे plot twists थे that I survived. And yes, and now I am actually teaching in Caspian International School of Medicine. And that teaching is the humblest profession that I live daily. जैसे आपने कहा कि टीचिंग बहुत हम्बलेस्ट प्रोफेशन है, तो बेसिकली एवरी स्टूडेंट ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर आफ्टर क्लियरिंग FMG, राइट? तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप डॉक्टरी छोड़ के टीचिंग में जाना चाहिए? आइडियली स्पीकिंग, ऑनेस्टली मैं पहले टीचर ही बनना चाहता था. सो टीचिंग इज माय लाइफ. और सेकेंडली मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने FMG हूँ, तो ये FMG हो वाला जो एटीट्यूड रहता है इंडिया में, तो वो भी मैंने सर्वाइव किया है. तो मेरे हिसाब से ऐसा बहुत जरूरी है कि अब देखो, अगर मैं क्लिनिशियन हूँ तो मैं दिन में 30 पेशेंट देखूंगा, 40 पेशेंट देखूंगा, ठीक है. बट अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं ऐसे 100 डॉक्टर्स, ऐसे 1000 डॉक्टर्स पूरे साल में पढ़ाऊंगा, और वो 1000 डॉक्टर्स मल्टीप्लाई होके कितने लोगों का इलाज करेंगे. सो मैंने अबंडेंस देखी है, मैंने प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लीकेशन देखा है यहाँ पे कि हाँ मैं 100 और वो 100 आगे 1000 को 1000 1 लाख. सो दैट इज समथिंग आई बिलीव इन. सो यस. सो बिल्कुल सर, आपका व्यू जो है बहुत बढ़िया है. हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, बट दिस व्यू सर वी ऑल शुड सी कि सर कितने अच्छे थ्रू से पाथवे से चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू सर. Besides being widely respected as a teacher, हमें सब पता है कि आप टीचर हो और एक बहुत बहुत उम्दा एक डॉक्टर की हो आप. तो आप यू हैव बीन सीन ऑन वेरियस रियलिटी टीवी शोज एज वेल. तो हमने आपका इंस्टाग्राम वगैरह देखा है, तो हम थोड़ा डिलाइटेड होंगे कि आप हमारे इनको ऑडियंस को बताएं कि आपका जर्नी कैसा था टीवी रियलिटी शोज पर. Further, soon completing my internship from Deen Dayal Upadhyay College, I was searching for a job. और इतनी जल्दी आजकल दिल्ली में जॉब मिलती भी नहीं है. उस दौरान मेरे फ्रेंड का फोन आया कि यार यहाँ पे ना एक प्रोडक्शन हाउस है, दे नीड अ डॉक्टर फॉर दैट, और उसके लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं. आइडियली क्या होता है, सून आफ्टर इंटर्नशिप ना परमानेंट रजिस्ट्रेशन आने में टाइम लगता है. मेरे पास प्रोफेशनल था, और प्रोफेशनल के बेसिस पे जैसा कि सब जानते हैं, हम लोग एक नॉर्मल जो कंप्लीट रोटेटरी इंटर्नशिप होती है वो कर सकते हैं. फाइनली परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी मेरा आने वाला था, और उस दौरान मुझे एक फ्रेंड ने ऑफर दिया कि यू जस्ट गो फॉर एन इंटरव्यू. तो इंटरव्यू भी ऑनलाइन था. तो मुझे कोलोसियम प्रोडक्शन से फोन आता है. उन्होंने मेरा नंबर शेयर किया मेरे दोस्त ने, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, और वहाँ की जो सेफ्टी टीम थी उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया. उन्होंने मुझे ना शो का नाम बताया ना कुछ, बस उन्होंने बोला कि एक रियलिटी शो है, उसके लिए डॉक्टर चाहिए, देयर विल बी 200 पर्सन्स ऑन द सेट एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो फर्स्ट टाइम मुझे फीलिंग आया कि हाँ चलो मैं भी. आफ्टर दैट क्या हुआ कि इंटरव्यू हुआ, 2-3 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, आई थॉट कि बस ऐसे ही है. तो मैं भूल भी गया शायद. 3 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि सर आप अपनी डिटेल्स, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल्स सब शेयर कर दीजिए, मेल ID शेयर कर दीजिए, हम आपको कोलोसियम की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट शेयर कर. और कॉन्ट्रैक्ट था स्प्लिट्सविला रियलिटी शो दैट वाज एयर्ड ऑन MTV 40. एक्चुअली मैंने दोनों सीजन्स किए, 14 भी किया और 15 भी किया. तो मुझे बिलीव नहीं हुआ
फिर उन्होंने बोला कि सर आपको गोवा जाना है और आप ये किसी को भी नहीं बता सकते। मैंने कहा पेरेंट्स को भी नहीं बता। नहीं नहीं, पेरेंट्स को बताइए, बस आपको बताना नहीं है आप कहाँ जाएंगे। तो मैं फर्स्ट टाइम को रियलिटी शो करा था और मैं एक्चुअली फाइनेंशियली इतना वो था कि अभी गोवा जाने के पैसे तो नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं सर, पूरा खर्चा आपका प्रोडक्शन हाउस उठाएगा। गोवा मैं कभी अपने पैसों से भी नहीं जाऊंगा। तो हुआ ये कि फिर मैंने अपने घर में सबको इकट्ठा किया। ये तो चलो पोस्ट प्री ड्रामा था। पोस्ट ड्रामा था कि चलो मैंने घर पे सबको बुलाया। फिर मम्मी को लगा कि तुम के लिए डॉक्टर रहोगे तो मैनेज कर लोगे, तुमने अभी जस्ट कंप्लीट किया है। मैंने कहा उन्होंने इंटरव्यू लिया है और मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ चलो मैं 2-4 पेशेंट को देख ही लूंगा। फिर मेरी मम्मी थोड़ा सा वो थी, नॉस्टैल्जिक थी कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा। फिर इतने में पापा ने बोला कौन सा रियलिटी शो। मैंने कहा स्प्लिट्सविला है। अब मैंने पहले स्प्लिट्सविला नहीं देखा। मैंने जैसे ही मुझे पता चला मैंने फिर गूगल किया, यूट्यूब किया, पता चला सनी लियोनी है शो में। उसके बाद फिर कौन कर रहा है शो होस्ट, मेरे पापा ने पूछा। मैंने कहा सनी लियोनी है। पापा है मेरे कंधे पे टैप किया 2 बार, बेटा जरूर करना चाहिए। अगर साथ में कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दे रहे तो मैं भी चलता हूँ। तो दैट वाज द थिंग कि हाँ वहां से वो हुआ। उस टाइम में मैंने पेमेंट भी नहीं देखा था ऑनेस्टली। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया था दैट वाज फार बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। और हाँ, तो और गोवा जाने के लिए मिल रहा था 1 मंथ के लिए, घूमना फिरना रहना प्लस सनी लियोनी। दैट वाज रिगार्डिंग दिस। सो सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छी स्टोरी शेयर की है आपके लाइफ की। तो सर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं एफएमजी पे, जैसे आप चाहो। तो कैन यू शेयर द विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट द स्टूडेंट शुड फोकस ऑन while they are completing their studies and after they go to India? Okay. मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट 19 के 19 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अब किसी को ऑर्डर, किसी को हायरार्की में ऊपर रखना और किसी को नीचे रखना, आई थिंक इट्स एन इंसल्ट। सारे ही सब्जेक्ट पढ़ के जाने होते हैं। मेरे से कोई पूछता हमने 8 सब्जेक्ट कर दिया, अरे बाकी भी करने हैं। आपको अभी यहाँ टाइम नहीं मिल रहा है तो इंडिया जाके उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का पूछेंगे, बट करने 19 के 19 है। वेटेज वाइज अगर मुझसे पूछोगे कि हाँ जुगाड़, तो जुगाड़ तो फिर ऐसा है कि जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है वो तो पढ़। अब क्लिनिकल आएंगे तब जब बेसिक क्लियर होगा। एनाटमी नहीं आएगी तो सर्जरी नहीं पढ़ पाओगे, फिर रट्टा लगाना शुरू कर दोगे। तो कहने का मतलब सर्जरी से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, एनाटमी से शायद 15 ही क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली बात कि पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए और फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। बट पढ़ने दो, आप स्किप नहीं कर सकते। आप छोटे सब्जेक्ट्स बोलते हैं नहीं उसकी रैपिड रिवीजन पढ़ लेंगे, उसका ये पढ़ लेते हैं, उसका लास्ट ईयर का कुछ टॉपिक देख लेते हैं। नहीं, एक बहुत कॉमन सेइंग है और हमेशा ये बोला जाता है कि कॉमन क्वेश्चंस आर आस्क्ड कॉमनली। ठीक है, अब इसको मैं रिक्रिएट करता हूँ। क्वेश्चन के से ज्यादा ना टॉपिक पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। क्वेश्चन कभी रिपीट, टॉपिक रिपीट होता है फ्रीक्वेंट जो है। तो जो कॉमन चीज है वो कॉमन तरीके से आएंगे। बिल्कुल 80% पेपर ही है जो हम लोग लाइक कर सकते हैं। 20% तो वो बनता ही ऐसे के लिए कि बिल्कुल ही मतलब नो बहुत ही बढ़िया आईक्यू चाहिए उसको करने के लिए। सो हाँ, नथिंग इज लाइक लीस्ट इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग प्लेज अ यूनिक रोल, और सब कुछ इम्पोर्टेंट, सब पढ़ना। तो एज यू ऑल नो कि अभी सर ने बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस दी है, सो आई थिंक एवरीवन शुड विल फॉलो दिस एडवाइस। ऑल्सो एक और क्वेश्चन सर आपके लिए है कि आप सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कौन सी फेस करती है एक एफएमजी स्टूडेंट में? जैसे आप बहुत सालों से एफएमजी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, तो एक मोस्ट कॉमन चीज कौन सी आती है सारे एफएमजी स्टूडेंट्स में जो आप बोलना चाहोगे इस माध्यम के थ्रू जो सब पे पहुंच जाए? एक वर्ड है डिस्ट्रैक्शन। हर जगह बहुत है। मैंने यूएसएसआर में ना बहुत सारी कॉलेजेस में पढ़ाया है, तो मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ मैं, और मैंने अपने ही साथ वालों को देखा है। और तो ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। दोस्ती यारी 19 से 26 की जो एज होती है ना, हमेशा ये एक ऐसा एज है जहाँ पे लगता है इंसान को सिर्फ वो सही है, वो स्टूडेंट सही है। एक स्टूडेंट की लाइफ में 2 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, एक पेरेंट्स और दूसरा टीचर, क्योंकि दोनों ही भला चाहते हैं स्टूडेंट का और वो ये समझना नहीं चाहते। तो इसका आउटकम क्या निकलता है कि हाँ, रियलाइजेशन बहुत लेट होता है। हम बोलते हैं पढ़ लो, नहीं चाहिए, हम नाइट क्लब जाएंगे, पढ़ाई कर, घूमने जाएंगे, आज बर्फ पड़ रही, आज मूड नहीं है। तो यहाँ तो मूड के हिसाब से डेली चीजें बनती है।
टॉपर्स जो होते हैं ना, आई एम रियली टेलिंग यू, वो एलियंस नहीं है। बस फर्क इतना है कि वो उस टाइम रिवाइज कर रहे होते हैं जब आप प्लान कर रहे होते हो कि नहीं हम कल पढ़ेंगे। तो यही फर्क हो जाता है। सबने एक एवरेज ब्रेन और उसको डेली यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मेरा बहुत फेमस डायलॉग है ना, पीनट साइज ब्रेन्स, ब्रेन सबका बराबर है बट यूटिलाइजेशन जीरो है, दूसरी जगह ज्यादा दिमाग चलता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है, लैक ऑफ बेसिक बहुत ज्यादा है। कुछ बच्चे ऐसे जो मेहनत तो करते हैं बट बहुत ही गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मतलब बेस से पढ़ो, पेडेस्टल से पढ़ो, बिल्कुल कि हाँ समझ में आई चीजें, कि हाँ आप समझ के कोई चीज कर रहे हो। आजकल मैं देखता हूँ सब वो रट्टा लगाना शुरू कर देते, हाईलाइटर ले लेते और कॉपी खोल के बस उसको रटना शुरू कर देंगे, उसे पढ़ना नहीं। आप पहले चीजों को समझो, उसके बाद उसके ऊपर वर्क करो। अभी क्या होता है ना कि मैंने हमेशा ये बोला है कि वीडियोस भी देख रहे हो ना तो बुक्स जरूर पढ़नी है। बुक्स आर नेवर अ रिप्लेसमेंट टू दीज वीडियोस। अभी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर कौन सा ऐप ले लें? तो जरूरत क्या है, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो। ऐप में भी आपको बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा, दे विल ऑलवेज नो गो फ्रॉम द, वो कभी भी स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने पहले बेसिक्स क्लियर करो, जब सब कुछ हो जाए बुक्स पढ़ना शुरू करो। वरना क्या होता है, आजकल सब ऐप से वीडियो से पढ़ने लग जाते हैं और बुक्स तो पता नहीं साइड में ही रखी रहती है। बुक्स आर नेवर अ रिप्लेसमेंट, और ये हमेशा हर एक स्टूडेंट को, इवन इन फॉरेन और इन इंडिया, सबको पढ़नी है। तो सर आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया हमारे बच्चों को, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट्स कौन से कवर करना है ये बताया। तो सर आई वुड लाइक टू आस्क यू थोड़ा सा आपकी लाइफ में से कि इज देयर एनी इंसिडेंट्स और कोई ऐसा स्टोरी है आपकी लाइफ में जो आपको हमेशा याद रहती है, कोई फनी स्टोरी ऐसी जो आप बताना चाहोगे ऑडियंस को? अगेन कमिंग बैक टू स्प्लिट्सविला, तो 14 का शूट था गोवा में। मुझे दूसरा या तीसरा दिन ही हुआ था और मैं बस आई वॉज जस्ट मेस्ड अप कि मैं मतलब कहाँ आ गया, मैं कहाँ फंस गया। वो दूर के ढोल सुहाने ही नजर आते हैं। आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि कब मेरी छुट्टी हो, एक महीना तो बस। अब मेरा रूम कंटेस्टेंट्स के रूम के साथ था। उस टाइम पे मैं लाइक अभी सुबह की बात थी, 11 बजे की बात थी, और मैं अपने वॉशरूम में था, फोन बाहर था। 8, 10, 15 कॉल आ गए प्रोडक्शन से, गेट नॉक किया लोगों ने, मैं अंदर वॉशरूम में। फिर मैं वॉशरूम से निकला और फिर कोई एक प्रोडक्शन से एक मेंबर आया और उसने बोला कि सर जल्दी चलिए, कंटेस्टेंट का हाथ चल गया। और वो इतने पैनिक कर रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो आई वॉज जस्ट लाइक, मैंने अपना वो फर्स्ट एड किट उठाया और वॉशरूम निकला, कपड़े पहने, और इतने में कोई आया और कह रहे आपको कॉल कर रहे, आप फोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा फोन बाहर ही होगा ना, वॉशरूम में नहीं लेके जाता हूँ। तो इतने में गया मैं, और वहां पे एक मॉडल थी, साक्षी दीदी थी। एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, वो थी उर्फी जावेद। उर्फी जावेद फर्स्ट टाइम मैंने पहचाना नहीं, शायद पता नहीं क्यों, पर मैंने बोला क्या हुआ कि आपका हाथ जल गया है? तो कहते कि हाँ डॉक्टर, मैंने ना वो गर्म केटल पे हाथ रख दिया था। फिर तो साक्षी द्विवेदी जो उसके साथ थी, उसने कहा डॉक्टर आपने पहचाना नहीं इनको? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। उर्फी जावेद ने स्माइल पास की और मेरी तरफ देखा, फिर साक्षी की तरफ देखती है और कहती है ये डॉक्टर कितना क्यूट है, ये मुझको पहचाना नहीं इसने। तो मैंने कहा आपकी ऑइंटमेंट लगा लीजिए। मैं बर्न हील करके ऑइंटमेंट लेके गया, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तो उसने अपनी उंगलियां आगे की, उर्फी ने कहा डॉक्टर आप इतने क्यूट हो, आप ही लगा दो। फिर मैं ऑइंटमेंट निकाल के उसको ऑइंटमेंट लगा रहा था, क्योंकि आजकल मेडिकल एथिक्स भी बहुत जरूरी है ना। आप किसी भी फीमेल को लाइक ट्रीट करें तो आपको पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर उसने पूछा मुझसे दोबारा सरकास्टिकली, डॉक्टर आप सही में मुझको नहीं जानते? मैंने कहा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो कह रहा आप अपना फोन खोलिए और गूगल पे सर्च करिए उर्फी जावेद। फिर मैंने कहा मैं फोन लेके नहीं आया हूँ मेरे पास तो रूम में, और आइडियली क्या होता है कि शूटिंग के दौरान कभी भी फोन्स देते नहीं कंटेस्टेंट को, तो दे वर ऑल विदाउट फोन्स। फिर मैं रूम में गया तो इतने में मेरे फादर का फोन आया, माय फादर अगेन रोल में। फिर मेरा फोन कर रहे कहाँ पे? मैंने कहा मैं एक पेशेंट थी उर्फी जावेद करके। उर्फी जावेद? तो मैंने कहा आप जानते हो पापा? कि बेटा हाँ मैं देखता रहता हूँ। फिर मैंने कहा मैं ही नहीं पहचान पाया। फिर जब वो मुझे मिली 1 घंटे बाद, फिर मैंने उसको बोला कि मैंने कहा अब मैंने आपको देख लिया गूगल पर, और उससे भी पहले मेरे फादर आपको जरूर देखते हैं।
फिर उसने फिर सरकास्टिकली मेरी तरफ देखा कि अंकल जी तो देखेंगे ही मुझे, आप भी देखा करो। तो वो शायद मुझे उतना सा इंसिडेंट याद है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके। That's and I'm telling you, she's a gem personality. आप उसके साथ रहो, मैंने 1 सीजन 2 सीजन उसके साथ किए हैं। She will never let you feel down. और इतनी रिस्पेक्ट वो लोग करते हैं जितने मेंबर्स हैं, इवन सबसे बड़े स्टार्स जो है, they all respect the doctor very much. So yes, she is a gem. आई होप उर्फी जी अगर ये पॉडकास्ट देखेगी तो उनको अच्छा लगेगा ये स्टोरी के बारे में। मैं पर्सनली शेयर करूँ। Sure, sure. Okay. You have given very valuable knowledge about the subjects which we have to study for FMG. One more question which is coming up in front of our students is that if anatomy was to be recreated, how would you recreate it? अभी के लिए जैसे। Nice question. I was expecting this actually. जब मैं एनाटॉमी पढ़ रहा था तो एक सेइंग है कि म्यूजियम टूर ऑफ डेड पीपल, ऐसी एनाटॉमी पढ़ी है। ओके। अब तुमने बोला कि इसको रिक्रिएट करना है, तो अब इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग देखते हैं। एक तो इट्स नॉट अ ग्रेवयार्ड। ओके। ठीक है, एनाटॉमी इज नॉट अ ग्रेवयार्ड। तो एनाटॉमी बिल्कुल एक लाइव बॉडी को हम लोग को स्टडी करना होता है। अब क्या है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो अभी मैं एक लिवर की बात कर रहा था, तो लिवर ठीक है हमारी टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड की तरह होती है, राइट? तो पूरे हफ्ते यू नो गाइस अब्यूज इट, बट लेटर ऑन मंडे को सब कुछ नॉर्मल, सारा काम करना है, पूरा वीकेंड आप उस पर अब्यूज करते हो, श्योर। बट फिर मंडे को एवरीथिंग गोज फाइन विद इट। आपका हार्ट हो गया द रोमांटिक थिंग इन आवर बॉडी, राइट? हार्ट का काम क्या है? पूरा टाइम ब्लड को पंप करना। सिर्फ तुमने क्या बना दी? पंपिंग, ब्लड स्टेशन। नहीं, हार्ट डीजे है। पूरा टाइम रिदम, पीस, मेंटेन सब कुछ करता है वो, ताकि हम लोग को अलाइव रख सके। बिल्कुल सर। राइट। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी फर्स्ट ईयर को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब मसल के ओरिजिन इंसर्शंस, उससे बेटर होता है कि मैं बच्चों को बोलूं पहले एक्शन याद करो, ठीक है? लेट देम फ्लिप, रोटेट, ब्रीथ। जब एक्शन आएगा तो उस मसल के बारे में पढ़ने की ओरिजिन इंसर्शन जानने की जरूरत है। तो लेट देम एक्चुअली फील, लेट देम मूव, लेट देम रोटेट, लेट देम ब्रीथ, सो दैट दे अंडरस्टैंड। अब क्या होता है, हम लोग डेड बॉडी पे, कैडेवर्स पे वर्क करते हैं, ठीक है? इनिशियली क्या होता है कि जब आप पेशेंट देखते हो रियल लाइफ में, ब्रेकियल प्लेक्सस है, नर्व्स है, आप अनजिप करके तो पेशेंट देख नहीं लोगे, वो काम तो डेड बॉडी पे ही करते हो। तो अब जो एनाटॉमी है उसको आपको लिंक करना पड़ेगा रेडियोलॉजी से। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाई, फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाई, तो मैं इसको डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगा उसका, क्या कहते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस का, ठीक है? कोई आर्टरी है, ठीक है? एमआरआई सिखाऊंगा, ये जो जितनी इमेजेस हैं, ठीक है? एक्सरेज है, फॉर एग्जांपल बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बोन्स को मैं कोरिलेट करूंगा ताकि एनाटॉमी लाइव हम लोग नो फील कर सकें। So that is something linking anatomy with the clinical subjects. Okay. And making it feel alive to everyone. ऐसा नहीं हो कि स्टूडेंट्स क्लास से निकले और बोले कि अब तो यार एक कॉफी पीनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स निकले क्लास से, यार आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, आज समझ में आया, आज तो लगा कि हाँ ह्यूमन बॉडी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो कैफीन से ऊपर मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने बहुत बढ़िया एनालॉजी दी, बिल्कुल बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए कि आप एनाटॉमी को कैसे रिलेट करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इज फॉर यू, लाइक व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर यंगर सेल्फ? कहते हैं ना हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो मैंने कुछ चीजें रियलाइज की है। एक सबसे पहली बात होती है पीयर प्रेशर, कभी भी उसमें नहीं आना। अब मेरे साथ वाले जो बैचमेट्स थे, मैं एलमाटी की बात करता था, तो मैंने 8 सब्जेक्ट कर लिए, मैंने 10 सब्जेक्ट्स कर लिए, टोटल वी हैव 19 सब्जेक्ट्स इन एफएमजी। और मुझे लगता था यार ये तो मतलब मैं काफी ज्यादा मतलब इंफीरियर फील करता। हाँ, दैट इज समथिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे किसी ने समझाया और मैं बहुत अच्छे से उस चीज को समझा कि कंपैरिजन हमेशा अपने आप से होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसी थी या फिर मैं ऐसा सुन लेता था तो फिर वो अपने आप में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि हाँ शायद ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो एक डिमोटिवेशन वाला जो फेज था उससे ओवरकम कर किया है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कंपैरिजन अपने आप से करो, किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट
मेरा ही बैचमेट है, उसने बोला यार मैंने जनरल फार्माकोलॉजी 2 घंटे में पढ़ ली। अब मुझे एक पेज याद करने में 20 मिनट लगते थे। मुझे लगता था शायद कोई डिफिकल्टी है या कोई दिक्कत है, पर लेटर ऑन मैं ये रियलाइज कर रहा था कि वी हैव 19 सब्जेक्ट्स। मैं पहली बार में टाइम लगा के पढ़ता था ताकि अगले बार 3 महीने बाद भी अगर मैं उठा रहा हूँ तो मुझे 50% रिकॉर्ड है। फिर मैंने ये भी देखा, जो मेरे साथ वाले थे जो कहते थे 2 घंटे में हमको पूरा पूरा पढ़ लिया, पूरा याद हो गया, ठीक है, मे बी क्विक लर्नर हो गया क्या, 3 महीने बाद वही चीज वो लोग क्या कहते हैं, उस पर डबल टाइम लग रहा है। फायदा क्या हो? तो कहते हैं ना कि हमेशा बोला भी जाता है घर पे भी कि ब्रेकफास्ट हैवी लेना चाहिए। तो पहली रीडिंग इज ऑलवेज मस्ट कि आप उसको याद करिए। आजकल क्या पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं, वो याद करना नहीं होता। एफएमजी में जो पेपर बनाने के लिए बैठे हैं, दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। वो इधर उधर के 4 ऑप्शन डालते हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। एक एक पन्ना आपके माइंड में स्कैन होना चाहिए। आपसे कभी भी वो टॉपिक पूछ लिया जाए, आप तुरंत उसके बारे में बोल सकें। अदरवाइज आप सिर्फ रीड कर रहे हो, सो दैट मेक्स नो डिफरेंस। आपसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे फिर। बिल्कुल। So, okay, sir, we'll take a rapid fire round up. Okay, so I'll ask you two questions and you have to choose इसमें से सबसे best आपको कौन सा लगता है. Okay, so the first question will be one subject you hated the most but scored well. ENT. Notes or MCQ? Notes followed by MCQ. Okay. एक चीज मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। I'm sorry interrupting you. MCQs करना इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डॉक्टर GRG का एक कोट है, मुझे याद आ रहा है, आई वुड लाइक टू मेंशन इट ओवर हियर, कि एक कॉमा से भी ना आंसर चेंज हो जाता है। आओ पूजा करते हैं, आओ पूजा करते हैं। उन्होंने एक बात और कही थी वीडियो में, तो उन्होंने बोला था जान ले लो तुम मेरी, जान ले लो तुम मेरी। तो एक कॉमा से भी इट कैन चेंज द मीनिंग, इट कैन चेंज द आंसर एज वेल। बिल्कुल 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 सर। Okay, so next question would be group study or solo study? सोलो स्टडी। Okay. ग्रुप में स्टडी नहीं होती, ग्रुप में टाइम पास होता है, और वो टाइम पास हर लेवल का टाइम पास मैं देख चुका हूँ, कर चुका हूँ। Okay. Most underestimated subject? मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड सब्जेक्ट मेरे हिसाब से आई थिंक साइकेट्री। Psychiatry. Okay, interesting. बिकॉज मैंने मोस्टली पीपल को देखा है टेंड टू स्किप इट। और Okay, okay. चलो ठीक है। Next question. One book you can't live without? द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। Wow. ये interesting है। Biochemistry or anatomy? एनाटॉमी इज माय लव। Okay, okay. First bench or back bencher? फर्स्ट बेंच फॉर अटेंडेंस, बैक बेंच फॉर सक्सेस। Creating memories. Okay, if medical life was a movie, what would its title be? मेडिकल लाइफ वॉज अ मूवी, इसका टाइटल क्या हो? कल वो ना हो। Oh, okay, so that's the end of the rapid fire round. We still have some more 3-4 questions left for you. One of them, which is one habit that made the biggest difference in your success, sir. One habit that is constant revision. See, I'm an average student, so who realize I'm not like मेरा IQ बहुत ज़्यादा नहीं, but हाँ एक चीज़ जो मुझे बाकियों से डिफर करती है, मैं रिवाइज कॉन्स्टेंटली करता हूँ। अब होता क्या है, अलमाटी में ही क्या होता है, एक तो नींद बहुत आती है, टेम्परेचर इतना ठंडा रहता है, तो जब भी सोकर उठ रहा हूँ 2 घंटे बैठ के रिविजन जरूर करना है, याद करता हूँ उसको, पढ़ता हूँ डेली बेसिस पे। ये मैं चाहूंगा कि बाकी स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो करें। अगर कोई देख के कुछ सीखना ही चाहता था आउटकम ऑफ दैट, कि आप जिस भी टाइम उठ रहे हो, ठीक है, अब मैं ही अब स्टूडेंट्स के साथ रह रहा था हॉस्टल में, उठते ही 2 बजे हैं संडे को, सैटरडे को, एटलीस्ट आप 2 बजे भी उठ रहे हो तो कम से कम यू हैव टू टेक मतलब वो जो भी नोट्स है, जो भी आपने प्रिपेयर किया, उसको एक बार याद करो। सो दैट इज आई थिंक विल एक्चुअली चेंज इट। आप 365 डेज ही करके देखो, आप में खुद में कॉन्फिडेंस आने लगेगा that you can achieve something. Okay, so okay. एक और क्वेश्चन आपके लिए, which is bit of a fun one है, कि if skeleton could talk, then which bone would complain the most? क्या लगता है आपको? One of my teachers and still my mentor, Aislum, I'm told that it is the hyoid bone.
And I realize right now that is the most unromantic bone in the body. ऐसे क्यों सर? It is because not connected with any other bone, but it's Oh. still getting pulled by every other part of the skeleton. So yeah, Okay. But no romance, no fun. There's no attachment for it. Apparently, pelvic bone should be taken the second position as well. You're relying on your pelvis every time. I see, sir. Okay. So, coming back to the FMG part, I would like to answer what are the options after you complete FMG? What are the different sorts of options that nobody discusses? Yeah, see, apparently the general category of population, what it is doing, they're doing internship or they're Yeah. doing junior residency in some government college, or they can join private hospitals as well. Or they are giving the NEET PG examination for post graduations. But nowadays, what I have seen in the recent newspapers and headlines and everything, that the PG courses are a bit more toxic. Okay. So I have not done PG. I mean, this NEET PG examination, I've not suffered from that. But as per the sources, as per the information available, that is something very, very toxic, especially the clinical branches, the obstetrics, gynecology, emergency medicine, surgery branch. They are like hell. So now, apparently, I've seen many of those, even the FMGs are moving towards one sort of examination, that is UPSC CMS, Combined Medical Services Examination. That's a government examination. Now, it will have work-life balance as well, and it will give you the opportunity as well. So that UPSC CMS guarantees that you will be paid throughout your life, and there will be no stress as well once you clear that examination. And apparently speaking, that exam is very, very easy as compared to the PG one. Okay? So UPSC itself has its own charm and yeah. aura. So once you go for the interview, so you will have a panel there, and that is a government job, guys. You will get every facility from the government along with the high salary. So yeah, with less stress actually. Okay. So even I have seen many students like shifting from PG to this, and in the upcoming years, I'm guaranteeing you that this will be the trend that will be followed by many students, because nowadays people want peace in their life, Yeah, true. right? So that is, yeah. Sir, you have discussed the toxicity which is there in NEET PG. Some of our audience who will still, even though they would like to pursue the NEET PG option, and I've also heard that students who pass from here, when they go to India, they feel that there's toxicity and they are burdened by their seniors in their internship life. So, is there something that you would like to address this? See, again, giving my own example, I was doing internship from Deen Dayal Upadhyay College, hospital Yes. in Delhi. So that time, even जो nurses थी, female nurses जो भी थी, foreign graduate हो, so that attitude was like, हाँ हूँ, then what makes the difference? एक नहीं, दो नहीं, हर डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगती थी, and that attitude of no, the foreign graduate है और सीनियर्स का काम होता था, वो आते थे राउंड लेने के लिए पेशेंट्स का वार्ड में, एंड देन दे जस्ट गो बैक. तो हमारे जो जूनियर रेजिडेंट्स थे, वो भी इंटर्न है, इंटर्न काम कर लेगा. फॉरेन ग्रेजुएट है, दे विल वर्क. Now, again, foreign graduates are often like mistreated by the seniors. Many of the times I've faced this myself. They are, some sort, नाम के लिए डॉक्टर है, बट काम वो ऐसा होता था, लेबर वाला काम होता था. एक टाइम पे अगर वार्ड बॉय नहीं तो नो, यू विल टेक द स्ट्रेचर एंड नो गो टू द, तुम अल्ट्रासाउंड करा के लाओ पेशेंट का, एक्सरे करा के लाओ. अब हमें क्या है, हमें काम सीखना था. तो हम लोग वैसे भी दबके रहते थे कि हाँ चलो कुछ सीखने को मिलेगा, कि हाँ चलो इंजेक्शन है, कैनुलेशन है, सीपीआर देना है, इंट्यूबेट करना है, तो प्रोसीजर्स है. अब सीनियर से बना के भी रखेंगे तो सुनना तो पड़ेगा. बट आई थिंक वो जो हेल जो था, वो मैं उसको हेल ही बोलता हूँ. वो 12 months बहुत प्रोडक्टिव, जो 5 साल में नहीं सीख पाए वो 1 साल में पूरा सीखना भी. बट कहते ना, हर चीज एक ना किसी दर्द के साथ ही वो आती है. दैट वाज लाइक कि हाँ, वो पेन जो मिला है, तो हाँ, इज्जत
कभी नहीं मुझे, जब मैंने इंटरव्यू क्लियर किया और ये जब मैं रियलिटी शोज के सेट पर गया, इवन द सीनियर जो मतलब होस्ट थे शो के, whether it is Sunny Leone, Arjun Bijlani, or Tanuj Virwani, Urfi, they all respected in such a manner. They all like, sir. So that is something which actually made the difference. इंटर्नशिप के बाद तुरंत ऐसे और इतना रिस्पेक्ट मिलना, इवन फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन, इवन फ्रॉम द हाई कोर एक्ट्रेसेस, actors working there in the Bollywood industry, and then coming as doing my junior residency later on and getting respect after that, like really. So Okay. So thank you for this insight. Everybody will look into it thoroughly. So there's also one thing which comes especially to the students who are living here in Kazakhstan. There may be other universities here and they may be facing this problem. So what advice would you like to give the students who are especially living in this sub-zero temperatures, especially, or surrounding this Kazakhstan, Kyrgyzstan and all countries? I personally feel every student living here is a warrior. घर से दूर घर जैसा बनाना बहुत मुश्किल है. सही बात. तो एवरी स्टूडेंट इज अ वॉरियर, बट अगेन डिस्ट्रैक्शंस बहुत है. उसको ओवरकम करना इस एज में बहुत जरूरी है. अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं, और जो कर लेते हैं वो पहली बार में एग्जाम क्लियर कर लेते हैं. तो यही डिफरेंस है. अगर 25% या 30% रिजल्ट आता है FFG का, तो वो 25% अलग चलते हैं पॉपुलेशन से. यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, चलो एक दोस्त घूमने के लिए जा रहा है, दूसरा भी चलेगा, तीसरा भी, चौथे ने बोल दिया पढ़ाई करनी है, तो सबसे बुरा वही है फिर बैच में. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू, मतलब कहते हैं ना, मन मारना पड़ता है कुछ चीजों के लिए. और जिस दिन वो हैबिट आ जाती है कि वेयर यू आर नो ओवरकमिंग दैट फीलिंग ऑफ नो गेटिंग विद समवन और दिस, तब जाके आप कुछ नो सक्सीड कर पाओगे. कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है. ऐसे ही नेवर एवरीथिंग नो कम्स फॉर फ्री, देयर हैज टू बी समथिंग बिहाइंड इट. थैंक यू फॉर द एडवाइस. बिल्कुल बहुत अच्छी एडवाइस थी. बट मेरे मन में एक आ रहा है, आपने सनी लियोनी का नाम मेंशन कर दिया है. कंट्रोवर्सी बिल्कुल. तो स्टिल तो एक ऐसा कुछ सीन है जो आपके साथ, ऐसा कुछ स्टोरी है? Once I remember, there was a shooting going on in Udaipur, and I was extremely ill. And you have to do the shoot. I can't rely on the nursing officer, the nursing assistant they gave me. So I decided to call 2 of my juniors from Kazakh Russian University. They were just doing their internship. I won't take the name, they won't kill me. So I called them and I explained them everything, that you have to manage the shoot for today. The shoot was outdoor. So what happened was much more interesting. Sunny Leone called the doctor and she didn't find me. She found 2 new doctors over there and she asked them, the doctor, my shoulder blade is spinning. Now they looked at each other. Firstly, they were very nervous in front of her. And shoulder blade, they didn't got it. What is shoulder blade? Now they rang a call to me and I was actually sleeping in the ambulance. I saw the call and doctor, come on the set, something urgent is there. I asked, so Sunny ma'am was calling and the entire set was like that she's having some problem and that person, the 2 of the juniors from Kazakh Russian University, so she's complaining that the shoulder blade is paining. I told them, that's why basics are important. Shoulder blade is scapula, and you actually missed the chance to examine her. And that was, they were like very sad ki Missed the chance. Yeah. And later on when I recommended her for one tablet, that is diclofenac, that's painkiller. So now interestingly she asked me, doctor, I want the same diclofenac which you gave her to her hairdresser yesterday. It was same. Nowadays what the trend is going on, we are just writing the general salt, and I'm not favoring any company. So in government setups we usually write the general salt. We are not even allowed to write down some company name or something. So now I was asking where I should get it from, because diclofenac. Sure. Is diclofenac 100 mg? I want the same. She insisted I want the same one. I have to go again to the medical shop. Earlier we used to give a list to the driver and he used to get all the medicines which I. And she insisted on.
So it was very difficult for me to explain that the fault is same. The company can vary. No, I don't want that grey tablet only. So that was again a very high debate going on. But later on, she's actually very sweet, and she realized, doctor is trying to convince, and later on I convinced her for taking diclofenac. So that was something very funny, and yes, it was very interesting as well. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much for sharing this wonderful story. And today we have to end our podcast. Thank you so much for coming to our podcast. Thank you for inviting me as well. So that's it for today, guys. Make sure you are tuned up. You subscribe to our channel so you don't miss our next update, next upcoming podcast. Like the video, share it with your friends, share it to your groups, and also comment down below whatever new guest or new teacher you want in your next upcoming podcast. Thank you so much.